Hello everyone, welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the constitution. I hope my voice is clearly audible and the slides are also visible. अभी हम पिछले सेशन तक ये सारी चीज़ें देख चुके थे, हम फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का रियल टेक्स्ट है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ठीक वैसे हम चीज़ों को यहाँ स्टडी कर रहे हैं। साथ में जो केस लॉज है, रिलेटेड केस लॉज कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर एग्जांपल ये जो राइट टू लाइफ आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें से आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 19, भाई एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, हर बार आएगा। वो ये बोलेगा कि दिस राइट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके वो सवाल पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने राइट टू प्राइवेसी पे 2024 में ही सवाल पूछा कि राइट टू प्राइवेसी कौन से राइट का हिस्सा है या फिर कौन से आर्टिकल के अंडर कंसिडर किया जाता है, राइट। तो इस तरीके के जो जो क्वेश्चन है उनको हम बेस्ट तभी देख पाएंगे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को उसमें साथ में पढ़ेंगे, है ना। साथ में उससे लिंक करके उन्हें जानेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर राइट को इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कंसिडर किया हुआ है। तो अभी तक हम आर्टिकल 20 तक कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 21 पे आते हैं जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है आपकी, ठीक है। साथ में आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, बाद में ऐड किया गया, 2002 में ऐड किया गया। फिर आप बाद में चलेंगे कि 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट अलग से बना, वो अलग बातें हैं। अभी के लिए ये समझिए ज़रा कि जो राइट टू लाइफ है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इस चीज़ का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नंबर 1 आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये पर्सन्स के लिए अवेलेबल है। मैंने हर बार आपको कहा है पर्सन मीन्स सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, दीज आर द ओनली राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। एक बार उन्होंने 2021 में सवाल ये पूछा था कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेलेबल टू पर्सन्स। समझ रहे हो, पर्सन्स इंक्लूड सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स में इंक्लूड इंडियन नॉन सिटीजन्स और फॉरनर्स और कॉरपोरेशंस, कंपनीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये उनके लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 300A जब हम जाएंगे वहाँ पे उस टाइम हम ये स्टडी करेंगे। अभी के लिए ये समझो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये जो टर्म है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये टर्म बहुत ही खतरनाक टर्म है। ये बहुत खतरनाक टर्म है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वाई? बिकॉज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट है, ठीक है। एक एक टर्म होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दिस इज बेसिकली ए जैपनीज टर्म। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि इफ लॉ सो प्रोवाइड, इफ लॉ सो प्रोवाइड्स एंड इफ इट इज जस्टिफाइड इन द लॉ, तो आपके साथ कुछ भी ज्यादती की जा सकती है। दैट मीन्स अगर स्टेट के पास मान लीजिए मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी है भाई, उन्होंने कोई एक्ट बना दिया कि 2 साल तक बिना चार्जशीट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना चार्जशीट फाइल किए किसी भी कोर्ट में आपको बस प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। मान लीजिए अगर ऐसा उन्होंने लॉ बना दिया, लॉ प्रोवाइड कर रहा है इस चीज़ के लिए, एंड एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज बीइंग प्रेजेंट इन आर्टिकल 21, है ना, अगर ये ऐसे ही चलता रहा और अगर इस फ्रेज को ऐसे ही इंटरप्रेट किया गया, हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इसका इफेक्ट बहुत कम हो गया, लेकिन इस फ्रेज, ये इतना डेंजरस फ्रेज है जो कि आपको हिंट देता है कि अगर लॉ आपकी जान लेने के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसका प्रोविज़न लॉ में है कि आपकी जान ले ली जाए, तो वो भी इसके तहत लीगल मान लिया जाएगा। वाई? बिकॉज एक प्रोसीजर जो कि लॉ ने इस्टेब्लिश किया है उसके तहत आपको, ठीक है, वो आपका आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो है ये बड़ी डेंजरस टर्म है। एक दूसरी टर्म होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अमेरिकन टर्म, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये कहता है कि भैया लॉ हो, लॉ में अगर प्रोसीजर दिया हुआ है ठीक है हम उसे फॉलो करेंगे, बट लॉ भी ड्यू हो, जस्ट हो, फेयर हो।
समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से मन गढ़ंत कोई भी प्रोविजन लॉ में लगा दिए गए हैं। यहाँ लॉ बिकम्स इनफॉलिएबल, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ लॉ बिकम्स चैलेंजेबल। नाउ कहाँ पे लॉ को चैलेंज करेंगे? ऑब्वियसली कोर्ट में करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहाँ चैलेंज करेंगे कि भैया इस लॉ में ये प्रोविज़न है एंड इट इज़ अगेंस्ट माई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये इस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है ये लॉ, समझ रहे हो। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कहा है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये टर्म दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। अब फिर आता है अगेन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का दौर आता है। देयर वाज दिस केस ए गोपालन केस, सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन दी राइट टू लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की। राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि ठीक है, राइट टू लाइफ मीन्स मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, कि आपकी जो राइट टू लाइफ है, अगर है ना, इट मीन्स कि आप सांस ले पा रहे हैं, दैट इज़ योर राइट टू लाइफ। इसमें आपका आप क्लेम नहीं कर सकते इसके अंडर कि आपको राइट टू वाटर है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, राइट टू क्लीन एयर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग बड़ी नैरो सी इंटरप्रिटेशन इसकी दे दी गई। फिर जाकर के धीमे धीमे आप देखेंगे, है ना, एक एक और जजमेंट आई आपकी आरसी कूपर केस को आपने याद रख लेना है। कूपर केस, इसकी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ये भी थी कि राइट टू लाइफ में ये जो पर्सनल लिबर्टी वाला पार्ट है, इस पर्सनल लिबर्टी में वो सारी लिबर्टीज़ भी आएंगी जो हमने आर्टिकल 19(1) में स्टडी की हुई है, एंड दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू सेटल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एट्सेट्रा, एंड देन फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। ये जो सारी 6 फ्रीडम्स हैं, ये भी आपके आर्टिकल 21 के तहत ये सारी फ्रीडम्स कंसिडर की जा सकती है। पर्सनल लिबर्टी के अंडर ये सारी चीज़ें आती है आपकी, क्लियर। तो जो पर्सन को अवेलेबल हो, राइट। तो ये जजमेंट कूपर केस की जजमेंट है, ये ध्यान में रखना है आपने कि यस, अगर ये स्टेटमेंट वो डायरेक्टली दे दे कि तो कूपर केस में ये बात लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कि वी विल इंटरप्रेट, जब भी आर्टिकल 21 का मैटर आएगा हम आर्टिकल 19 को मध्य में नज़र रखते हुए इस चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे। तभी जितने भी आपने देखे होंगे ना, जितने भी केसेस आर्टिकल 21 से रिलेटेड रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 वहाँ पे साथ में एसोसिएटेड होता है, वहाँ मेंशन किया होता है। आप कोई भी, आप सबरीमाला जजमेंट ले लीजिए, उसमें आर्टिकल 14, 19, 21 ये मेंशन था कि इन चीज़ों को वो वायलेट कर रहा है, आपकी पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है। आप शायरा बानो जजमेंट ले लीजिए, उसमें ये सारे जो चीज़ें हैं वो मेंशन थी। आप नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ले लीजिए, उसमें आर्टिकल 14 तो मेंशन था ही इक्वालिटी का, है ना, LGBTQ से रिलेटेड, लेकिन साथ में आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये भी साथ में मेंशन थे। तो इनका क्या लेना देना? इनका लेना देना ये है कि उनकी पर्सनल लिबर्टी को, ठीक है, हार्म हो रहा है। इन दोनों को नॉर्मली हर एक केस लॉ में साथ में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, देन कम्स मेनका गांधी केस। ये एक लैंडमार्क केस था। अगर वो आपसे पूछे कि इंडिया में द स्पिरिट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यूनेस ऑफ द लॉ, फेयरनेस ऑफ द लॉ, ये स्पिरिट किसने, कौन से केस में लाई गई? ये मेनका गांधी केस में थी। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, बट इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। सो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, यू मस्ट हैव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, एंड फॉर द लाइफ ऑफ डिग्निटी आपको जो है एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि फेयर हो, है ना, रीजनेबल हो, जस्ट हो। ऐसा ना हो कि ठीक है, स्टेट के पास अगर मेजोरिटी है तो, है ना, मेजोरिटी के बल पे वो आपको किसी को भी कभी भी डिटेन कर दे। नो, यू हैव योर ओन डिग्निटी। तो ये जो स्पिरिट है कि भैया लॉ फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो, ये बात मेनका गांधी केस में कही थी। बाकी ये, ठीक है, ओल्गा टेलिस केस ये हमने पढ़ा था। जब जो लोग नए हैं इस सेशन में, जाकर के प्लेलिस्ट देखिए, पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से हम सारी चीज़ें वहाँ पे स्टडी करते हैं। अभी तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं? ए गोपालन केस, वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन, आरसी कूपर केस जिसमें पर्सनल लिबर्टी में आर्टिकल 19 भी एसोसिएटेड है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। मेनका गांधी केस याद आपको रखना है कि जो ड्यूनेस का एलिमेंट है वो मेनका गांधी केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया विद इन द डेफिनेशन, विद इन द आई मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। देन आता है ओल्गा टेलिस केस। ये एक इंपॉर्टेंट केस था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट टू लाइवलीहुड से रिलेटेड है कि हाँ, बॉम्बे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है
बीएमसी, उन्होंने कुछ एक जो स्लम ड्वेलर्स थे और पेवमेंट ड्वेलर्स थे, अब हुआ ऐसा था कि पेवमेंट ड्वेलर्स ने पहले तो बीएमसी को बोल दिया कि भैया हम पेवमेंट में रह रहे हैं और हम आपको ये एग्रीमेंट साइन करके दे रहे हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट हम साइन करके दे रहे हैं कि अ, हम कभी भी इस प्रॉपर्टी पे, इस पेवमेंट पे जो आपकी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई क्लेम नहीं करेंगे। तो पहले बीएमसी ने रहने दिया उनको। फिर बाद में ऐसा हुआ कि बीएमसी वो एग्रीमेंट लेकर के चली गई सुप्रीम कोर्ट में, भैया हम इन ड्वेलर्स को खाली करने चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ ये एग्रीमेंट साइन कर रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इसमें ये बात बोली कि नहीं नहीं नहीं, इस केस में आपका एग्रीमेंट नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज जो स्लम ड्वेलर्स हैं, ठीक है, इनके भी राइट टू लाइवलीहुड है। नंबर वन, पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, इनके राइट टू लाइवलीहुड है, इनको भी राइट टू लिव विद डिग्निटी होना चाहिए। पहले आपने सेटल ही क्यों होने दिए? अब तो भैया इनको जो है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करो। जैसे आप देखेंगे, है ना, दिल्ली में फॉर एग्जांपल डेमोलिशन हो रहे हैं, बस्तियों की डेमोलिशन हो रहे हैं। मान लीजिए अगर इन पे आपको सवाल आ जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यस, जो राइट टू इवन, ठीक है, अ, जो राइट टू शेल्टर है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट, राइट टू शेल्टर इंडिया में फंडामेंटल राइट है, ये ध्यान में रखना है। राइट टू शेल्टर, आई थिंक राइट टू शेल्टर पे तो इन्होंने 2022 में सवाल कुछ पूछा भी था। राइट टू सिटी पे उन्होंने सवाल पूछा था। राइट टू सिटी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ये अभी के लिए आप ध्यान में रख लो। राइट टू सिटी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, विशाखा गाइडलाइंस, जो आपने, ठीक है, सुना भी होगा बहुत सारा इसके बारे में। ठीक है, इट वाज सेक्सुअल हारासमेंट केस इन, हाँ ठीक है, इन अ वर्क स्पेस। तो उसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये बात स्पेसिफिकली कही गई कि एक सेफ़ और वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, ये सेफ़ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, ये फंडामेंटल राइट के तौर पे कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ये भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। यहाँ से भी सवाल बनाएगा कि इज़ दिस अ फंडामेंटल राइट? येस, दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल, ठीक है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, पॉश एक्ट, ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया, लेकिन लाया गया। लेकिन फिर पॉश एक्ट पे, जैसे कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी पॉश एक्ट पे अपनी ऑब्जर्वेशन ये दी हुई थी। एक बड़ा इशू इसका ये है कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड आपके सेक्टर में चल रहा है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पॉश एक्ट के उसमें दायरे में नहीं आ रहे हैं। जो कमिटीज़ वगैरह हैं पॉश एक्ट के तहत, जो, हाँ ठीक है, इंटरनल कमेटी, ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी बनती है, वो, हाँ, वो 10 लोगों से ज़्यादा, आई थिंक 10 या है ना 10 और 20, जब हम पॉश एक्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे उस टाइम हम इस बात को देखेंगे कि हाँ, कितनी इसकी लिमिट है। आई थिंक 10 जो पीपल है उनसे ज़्यादा ही होनी चाहिए। वन सेकेंड, कमेटी अंडर पॉश एक्ट फॉर्म्ड इन, ओके, 10 वर्कर्स, यस यस। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो 10 वर्कर्स से ज़्यादा ही उसके जो है एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। अगली बात ये है ना, तभी वहाँ पे 10 वर्क, वो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो वहाँ पे फॉर्म होगी। अदरवाइज़ वो जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें 10 वर्कर से कम लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वुमेन एम्प्लॉयज़ है वो किसको अपनी कंप्लेंट देंगे? वो वुमेन का एम्प्लॉयज़ जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट कमेटी है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर फॉर्म की जाती है, वो वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स देंगे। लेकिन ये डोमेस्टिक वर्कर्स पे नहीं लग रहा है और मोस्टली जो वुमेन है वो डोमेस्टिक वर्क कर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में, मोस्टली वुमेन डोमेस्टिक वर्क पे, एग्रीकल्चर वर्क पे, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। पॉश एक्ट आपके फॉर्मल जो एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर्स हैं उन्हीं को कवर इसमें कर रहा है। ये एक बड़ा इशू भी है पॉश एक्ट का, आप मेंस में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। देन आपका आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज यहाँ से आपको, आप देखेंगे ना 2024 का CDS 1 उठा करके देख लेना, उसमें राइट टू डाई पे पूछा हुआ था कि राइट टू डाई जो है इंडिया में, राइट टू डाई, यस इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। राइट टू डेथ इज़ अ फंडामेंटल राइट, राइट टू डेथ विद डिग्निटी, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ठीक है। लेकिन, है ना, लेकिन ये जो राइट टू डेथ है ये सुसाइड के केस में आपके नहीं लगता है। इस पे बड़ी सारे लीगल डिस्प्यूट्स हैं, आगे भी आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे केसेस हुए भी थे। लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी, है ना, एक रीजनेबल मैनर में, वो आपको एक फंडामेंटल राइट इंडिया में दिया गया है। और ये खास तौर पे
जब आप देखेंगे अरुणा शानबाग केस आपने सुना होगा। अरुणा शानबाग सी वॉज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनका कि सेक्सुअल हरासमेंट हो चुका था, और उसके बाद एक लंबे टाइम तक वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रहे, और उसके बाद जो है, ठीक है, आई थिंक 2015-2016 में उनकी डेथ भी हुई थी। वहाँ पे उन्होंने अपने लिए यूथनेशिया डिमांड डिमांड किया था, दैट मीन्स वॉलेंट्री डेथ, कि भैया हमें कोई जहर दे दो, और इतनी पीड़ा है कि हमें मार ही दो, इससे बढ़िया ये पीड़ा में हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन इस पर लीगल क्वेश्चन उठ गए कि इंडिया में यूथनेशिया तो अलाउड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में पैसिव यूथनेशिया आप दे सकते हैं। पैसिव यूथनेशिया मीन्स आप जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा करके किसी आदमी को अगर मरने के लिए छोड़ रहे हैं, नेचुरल डेथ के लिए, दैट इज़ योर पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया इज समथिंग डिफरेंट, जब आप उनको जहर दे रहे हैं, कोई एजेंट बॉडी में डाल रहे हैं, मार के कर रहे हैं अगर उनको, दैट इज एक्टिव यूथनेशिया, दैट अमाउंट्स टू मर्डर इन इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है ना, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, इंडिया में कंसिडर किया गया है। फिर देखिए नालसा 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 लॉ आपने सुना होगा। इसी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो केस है, नालसा केस, इसी केस के तहत जो LGBTQ है उनको अपना राइट टू रिकॉग्नाइज देयर जेंडर, है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ जेंडर, मतलब आप अब सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या क्या है, सेल्फ डिक्लेयर आप कर सकते हैं। उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन आप जो है ले सकते हैं अंडर, है ना। अगर आपको अपना जेंडर भी चेंज करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं इंडिया में अब, राइट। तो नालसा केस में ये चीज़ रिकॉग्नाइज की गई थी, राइट। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जितने भी आप गवर्नमेंट फॉर्म्स भर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह कहीं पे भरनी है, तो उसमें जेंडर में मेल फीमेल ही नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, इन सब चीज़ों के लिए, LGBTQ के लिए एक ऑप्शन अलग होना चाहिए। इसीलिए होता भी है, 2014 के बाद से ये हर एक एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई कि राइट टू लाइफ क्या इंसानों की है? नहीं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस नागराज जो है, नागराज जो जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे ये बात बोली, ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये खास तौर पे ये बात बोली हुई है कि जो राइट टू लाइफ है, ये राइट आपके एनिमल्स को भी मिलता है, ठीक है, इंडिया में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये राइट एनिमल को भी मिलता है, राइट ऑफ एनिमल्स अगेंस्ट द क्रूअल्टी एंड इनह्यूमन बिहेवियर एटसेट्रा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पार्ट आई, ठीक है, इस डॉक्ट्राइन को स्पेसिफिकली मेंशन किया। देखिए ये रियल टेक्स्ट है आपकी जजमेंट का। डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पार्ट आई क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट कैन वर्क एज अ प्रोवाइडर टू दोज हु कैन नॉट, हाँ ठीक है, हु कैन नॉट आर और हु आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो एक तरीके से पेरेंट को एक केयरिंग, एक स्टेट को इसमें एक पेरेंट स्टेट बना दिया गया है कि वो जो लोग जो खुद की ध्यान नहीं रख सकते हैं, स्टेट उनका ध्यान रखेगा। ये हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पार्ट आई, कि आपको एक एक पिता के तौर पे स्टेट को देखा जाता है कि ठीक है, जो लोग कमज़ोर हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, अपना ध्यान वो नहीं रख रहे हैं, तो हम उनका ध्यान रखेंगे, स्टेट उनका ध्यान रखेगा। इस डॉक्ट्राइन को स्पेसिफिकली इसमें इन्वोक किया गया। फिर देखिए KS पुट्टास्वामी केस, प्राइवेसी जजमेंट, पिछले साल भी ये सवाल पूछा, 18 में भी, 19 में भी, सब चीज़ों में पूछा हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में उन्होंने सवाल पूछा हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो राइट है अंडर आर्टिकल 19। और ये जो प्राइवेसी जजमेंट है, KS पुट्टास्वामी केस, इस केस में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया, और फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, इसीलिए 3-4 बार इस पे सवाल पूछे हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान हर शर्त पे रखनी है आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग। बाकी चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी है मैंने आपको बताया। राइट ओवर वंस इंटीमेट रिलेशंस, ठीक है। तो वो जो होमोसेक्सुअलिटी वाला केस था, नवतेज सिंह जौहर, होमोसेक्सुअलिटी को जो है लीगल कर देना, ठीक है, ये आपका नवतेज सिंह जौहर जजमेंट में ये चीज़ बताई गई है कि अपनी इंटीमेट रिलेशंस आप किसी के साथ भी रख सकते हैं, ये आपका राइट है। राइट टू शेल्टर, मैंने बताया ना, चमेली सिंह, ये केसेस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारे केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, वही वही आपने ध्यान में रखने हैं। ये तो आप कोट भी करेंगे जेंडर जस्टिस में, नवतेज सिंह जौहर केस की जेंडर जस्टिस का अब किस तरीके से स्वरूप बदला है। तो LGBTQ का एलिमेंट भी जेंडर जस्टिस में आया है, राइट। देन राइट टू शेल्टर, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू न्यूट्रिशनल फूड इज़ अ फंडामेंटल राइट। PUCL के केस में 2002 में, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी एटसेट्रा, प्रशांत भूषण वगैरह इनसे जुड़े हुए हैं।
तो इस केस में पीयूसीएल बहुत सारे केसेस लड़ता है, बहुत सारे। अगर किसी को लीगल हेल्प वगैरह की ज़रूरत होती है तो ऐसे बड़े बड़े वकील वो इनसे जुड़े हुए हैं, है ना। पीयूसीएल को आप कभी अप्रोच कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल फूड पे इन्होंने, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली राइट टू फूड एंड राइट टू न्यूट्रिशनल फूड ऑल्सो, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। राइट टू चूज वंस पार्टनर, ये ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात, 2017 में इन्होंने पूछा था कि राइट टू मैरी विद द पर्सन ऑफ चॉइस, राइट टू मैरी, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, तो वो था आर्टिकल 21 तब। समझ रहे हो, राइट टू मैरी, राइट टू गेट मैरिड वॉज ए फंडामेंटल राइट बैक देन अंडर आर्टिकल 21। वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैड कंसिडर्ड कि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट नो, लास्ट ईयर अ बेंच हेडेड बाय डॉक्टर, हाँ ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उन्हीं के द्वारा ये जजमेंट पास की गई उसमें, और बताया गया राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये ध्यान में रखना है, ये अब ध्यान में रखना है। अब अगर पूछे कि राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट है क्या इंडिया में, नो। ऑब्जर्वेशन क्या थी इसमें? ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इट हैज़ टू फॉलो द कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। मैरिज एज इस्टेब्लिश्ड नाउ, है ना, इट गेन्स क्रेडिट फ्रॉम द फेथ और ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए वो चीज़ें जो अभी तक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज में इंक्लूड नहीं की गई है, फॉर एग्जांपल सेम सेक्स मैरिज एट्सेट्रा, दे मे नॉट गेट सोशल रिकग्निशन एज वेल। समझ रहे हो, दे कैन नॉट क्लेम सोशल रिकग्निशन बाय वर्च्यू ऑफ, आई मीन जस्ट बाय सेइंग कि दिस इज आर चॉइस, सो सोसाइटी हैज़ टू प्रोटेक्ट अस, है ना, नेसेसरली नो, यू कैन नॉट से दैट दिस इज माई चॉइस, आई विल डू दिस, सोसाइटी हैज़ टू प्रोटेक्ट मी नेसेसरली, यू कैन नॉट से इट, society has to protect this marriage necessarily, no, you cannot say that। समझ रहे हो, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से स्पेसिफिकली जो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी इस पे, इस केस में स्पेसिफिकली ये बात कही गई कि नो, मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यू डोंट हैव राइट टू मैरी बट यू हैव द राइट टू चूज योर पार्टनर। क्लियर? यू कैन बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया, नहीं। यू कैन बी इन, ठीक है, इन सम सिविल यूनियन, इट इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैरिज को रिकग्निशन मिले ही मिले। फॉर एग्जाम्पल, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट देयर इज़ अ प्रोविज़न कि, एंड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट एट्सेट्रा ऑल्सो, स्पेशल मैरिज एक्ट में देयर इज़ अ प्रोविज़न कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपके इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर फेथ मैरिज में कोई ऑब्जेक्शन है, तो देयर वुड बी ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 मंथ, जिसके अंदर, ठीक है, आई मीन देयर विल बी अ नोटिस बिफोर रिकग्नाइजिंग योर मैरिज, बिफोर रिकग्नाइजिंग योर मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। जो रजिस्ट्रार, ठीक है, जो रजिस्ट्रार होगा, जो रिकग्नाइजिंग अथॉरिटी होगी, वो एक पब्लिक प्लेस में एक नोटिस लगाएगी कि सच एंड सच पीपल आर गेटिंग मैरिड, इफ एनीबडी हैज़ ऑब्जेक्शन टू दिस मैरिज, this marriage, you can report it to me, you can report it to said authority within such and such period, usually that period is 1 month। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है कि येस, राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज सब्जेक्ट टू रिकग्निशन बाय द सोसाइटी। राइट टू रेपुटेशन, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये जो केस है, इसमें राइट टू रेपुटेशन को फंडामेंटल राइट बताया गया है। मैंने आपको बताया राइट टू ट्रेवल विद इन द कंट्री इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, बट ट्रेवल आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड देन कमिंग बैक, है ना, provided you have necessarily formalities, you fulfill all the formalities or all the qualifications of such travel, you can come and I mean you can come and go outside of the nation, outside of the boundaries of India, और फिर वापस भी आप आ सकते हैं। राइट टू गो अब्रॉड एंड रिटर्न, ये फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। समझ रहे हो, इन सब चीज़ों से वो सवाल पूछेगा। याद रखना, राइट टू शेल्टर भी, न्यूट्रिशनल फूड भी ध्यान में रखना है, चूज वंस पार्टनर भी ध्यान में रखना है, रेपुटेशन भी ध्यान में रखना है, यहाँ से सवाल बनेंगे, है ना। राइट अगेंस्ट हार्श लिविंग कंडीशंस ऑफ प्रिजनर्स, यस, ये भी एक ज़रूरी है। आप जो है प्रिजनर्स के साथ जो है ना, इंडियन प्रिजन रिफॉर्म वगैरह में अगर आपको कोट करना है तो आप ये सुनील बत्रा केस, है ना, विक्रम बत्रा से याद रखना, सुनील बत्रा केस, आप इस केस को उसमें कोट कर सकते हैं कि प्रिजनर्स के खिलाफ हार्श कंडीशंस के अगेंस्ट जो है राइट है, देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट। टेलीफोनिक टैपिंग से देयर इज़, है ना, देयर, आई मीन
freedom from telephonic tapping. This is also a fundamental right under Article 21. Right to health and medical assistance, also fundamental right. Right to sleep is a fundamental right. ये important है. रामलीला मैदान जो इंसिडेंट हुआ 2012 के, जो नीचे धरने चले थे रामलीला मैदान में, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी, भाई आस पड़ोस के जो लोग हैं, तुम लोग इनको सोने नहीं दे रहे हैं, तो राइट टू स्लीप इज़ अ फंडामेंटल राइट. इसी को ग्राउंड मानते हुए सोनू निगम गए और बोले कि ये जो मज़ार है वो, ठीक है, मज़ार की जो आवाज़ है ये मेरी नींद भंग कर रहे हैं. हाँ, ये भी एक केस चला हुआ था कुछ टाइम पहले. तो राइट टू स्लीप इज़ अ फंडामेंटल राइट. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 10 बजे के बाद, भाई 10 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं बजाओगे, कोई भोंपा नहीं बजेगा. समझ रहे हो? देन राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट फंडामेंटल राइट है. इस चीज़ पे कई सारे केसेस है. हाँ, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खैर इसे छोड़ो. खास तौर पे आपको ध्यान में रखना है, राइट टू क्लीन एयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट वेरी रिसेंटली. ये भी आपको ध्यान में रखना है. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया. राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. MC मेहता केस, वहाँ से इसकी पूरी जर्नी शुरू होती है. फिर वेल्लोर सिटीजन फाउंडेशन केस, इसमें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का, ठीक है, हाँ, वहाँ पे बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ पोल्यूटर नीड्स टू पे इट. तो ऐसे बड़े सारे केस. इनफैक्ट 2022 का पेपर उठा के देख लेना, पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ हैज़ सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज एंड लास्ट द, हाँ ठीक है, द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, ऐसे करके सवाल पूछा हुआ था. तो उसमें आपको यही केस थोड़े मेंशन करने थे. MC मेहता मुता केस आपने उसमें मेंशन कर लिया, वेल्लोर सिटीजन, ठीक है, वेलफेयर फाउंडेशन एट्सेट्रा केस, सुभाष कुमार केस, ये सब चीज़ें आपने अगर वहाँ मेंशन कर ली होती तो, है ना, जुगाड़ बन जाता. 4-5 केसेस वहाँ से बन जाते. फिर प्रिजनर के राइट भी होते हैं. ऊपर मैंने बताया ना, प्रिजनर के खिलाफ क्रूल्टी नहीं कर सकते हैं आप, हार्श कंडीशन नहीं रख सकते. तो प्रिजनर राइट्स एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 1, राइट टू फ्री लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21. ध्यान में रखना ये, है ना. आम आदमी क्या सोचेगा कि नहीं यार 39A तो फंडामेंटल राइट नहीं है. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट नाउ रिकॉग्नाइज्ड, है ना. वाई? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सेज कि इफ़ यू आर बीइंग prosecuted under the process of law, you have all opportunities of equal hearing in the court. इक्वल हियरिंग कैसे होगी? अगर अदर साइड के पास लॉयर है तो आपके पास भी लॉयर होना चाहिए. तो इसीलिए जब भी आप कभी, है ना, कोर्ट में मान लो बिना लॉयर के भी आप जा सकते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन कई बार दे देते हैं. तो जज आपसे बाकायदा पूछते हैं खुद कि आप खुद ही बहस करना चाहेंगे या फिर हमसे लॉयर आप लेंगे. तो आप कहना कि हाँ जी लॉयर हमें दो, तो वो आपको अच्छा लॉयर पे करेगा, है ना, प्रोवाइड करेंगे. जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और नीचे, ठीक है ना, लोक अदालत की भी अपनी ये होती है. इनफैक्ट, ठीक है, लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज भी जो है तालुक लेवल की ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ करती हैं. तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के फंड के थ्रू आपको वो प्रोवाइड करते हैं फ्री लीगल एड. तो ये स्टेट का काम है. राइट टू स्पीडी ट्रायल इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट. ये भी ध्यान में रखना है ना. वाई? बिकॉज देर इज अ प्रिजम्पशन दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सो राइट टू अ स्पीडी ट्रायल इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया. फिर आती है एक बात कि भैया अगर आप जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू, है ना, लाइफ, है ना, ड्यू प्रोसेस, सॉरी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू आप किसी की लाइफ ले सकते हो. बिल्कुल सही बात है, जान ले सकते हो, है ना, बट उसके लिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है ना. प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है. अगर आपको सजाए मौत भी देनी है, देर इज़ अ प्रोसीजर टू डू दैट, राइट. तो नाउ अब आता है कि भैया क्या स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि आपसे आपको डेथ सेंटेंस दे के आपसे लाइफ ही छीन ली जाए. इस बात को बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, लाइफ किसी की स्टेट ले सकता है आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ. ठीक है, इफ देर आर स्पेशल रीजंस दैट एग्जिस्ट फॉर डेथ पेनल्टी, डेफिनेटली यस. एंड दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, ये डॉक्ट्राइन आपसे पूछा जा सकता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड. बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया डेथ पेनल्टी जो दी जाए वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाए. इट शुड नॉट बी अ कैजुअल, हाँ ठीक है, इट शुड नॉट बी अ कैजुअल प्रोसेस. समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान में रखना है. बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आपने डेथ सेंटेंस देना है. फिर क्या होता था, पहले क्या होता था, डेथ सेंटेंस मान लो दी भी जा रही हो तो पब्लिक डेथ सेंटेंस वो दे देते थे. चौराहे पे मार देंगे, यहाँ मार देंगे, वहाँ मार देंगे. ये इसलिए ताकि फियर क्रिएट और एक तरीके से डेटरेंस क्रिएट किया जा सके क्राइम के अगेंस्ट. तो बस पब्लिक हैंगिंग पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर
जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी एंड अदर्स हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा, इस केस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि यस, पब्लिक हैंगिंग के अगेंस्ट जो राइट है ये भी फंडामेंटल राइट है इंडिया में, है ना। वाई? बिकॉज यू हैव राइट टू डाई विद डिग्निटी। डिग्निफाइड डेथ का आपके पास फंडामेंटल राइट है। क्लियर? पब्लिक हैंगिंग आपकी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक एग्जीक्यूशन को बकायदा मना किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेशंस आप देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को रेफ़र कीजिए, है ना। और ये हमारा एक लैंड है ना, ये लैंडमार्क तो क्या कहें, ये हमारा एक क्या कहें उसे कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव। मोर देन 50 आवर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 50 आवर्स और इसमें अपलोड होने हैं। 2025, 26, 27, 28, 29, जब की भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा कंटेंट आप देखो जो इसमें कि थीम वाइज सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू वेरियस एग्जाम में पूछे हुए, सी एस, सी एस सी, सी डी एस, सी ए पी एफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पिछले हाँ ठीक है कई सालों में पूछे हुए जो एग्ज़ाम है थीम वाइज, उनको हम स्टडी करें, ऑप्शन लेवल एनालिसिस करें, साथ ही में रिवाइज भी करें। ऐसा अगर आप एक कंटेंट चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सेशंस से। अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आई ऑलवेज लव रीडिंग योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल गाइस।